पार्ट 2 साहित्य एंड मेडिकल टॉक्स। पिछले अनुशासन में मैंने कहा कि गहन कार्य करने के लिए केंद्रित इंसान की लीड मेजर यह होना चाहिए कि वह गहन कार्य की अवस्था में कितने घंटे बिताता है। इस प्रकार किसी इंसान का स्कोरबोर्ड कार्य क्षेत्र की कोई ऐसी भौतिक कृति होनी चाहिए जो उस इंसान द्वारा गहन कार्य की अवस्था में बिताई गई अवधि को प्रदर्शित करती हो। 4DX के साथ अपने शुरुआती प्रयोग में मैंने इस स्कोरबोर्ड अनुशासन को लागू करने का एक आसान मार्ग मगर प्रभावी समाधान ढूंढा। मैंने जब कार्ड स्टॉक अलग अलग रंगों में पेपर का बंच लिया और इसे पंक्तियों में विभाजित कर लिया। वर्तमान सेमेस्टर के हर सप्ताह के लिए एक पंक्ति। फिर मैंने हर पंक्ति के सप्ताह की तारीख लिखकर उस कार्ड स्टॉक को अपने कंप्यूटर मॉनिटर के बगल वाली दीवार पर चिपका दिया, जहां इसे नज़रअंदाज करना असंभव था। जैसे जैसे समय बीता, मैं हर सप्ताह की पंक्ति पर प्रति घंटे के हिसाब से टिक मार्क लगाकर उस सप्ताह गहन कार्य की अवस्था में बिताए गए समय पर नज़र रखता रहा। इस स्कोरबोर्ड से मिलने वाली प्रेरणा को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए जब भी मैं अपने किसी शोध पत्र में किसी महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंचता, तो उस घंटे के मार्ग पर एक गोला बना देता। इससे दो उद्देश्य पूरे हो चुके रहते। पहला, इससे मुझे गहन कार्य अवस्था में बिताए गए घंटों और उससे मिलने वाले परिणामों के बीच संबंध स्थापित करने का मौका मिला। दूसरा, इससे मेरे सामने यह स्पष्ट हो गया कि परिणाम के अनुसार मुझे कितने घंटे गहन कार्य करने की जरूरत है। इस वास्तविकता, जो मेरे पहले अनुमान से कहीं बड़ी थी, से परिचित होने के चलते मुझे हर सप्ताह गहन कार्य की अवस्था में थोड़ा और समय बिताने की प्रेरणा मिली। अनुशासन नंबर 4, जवाबदेही लेने की भाव पैदा करें। 4DX के लेखक बताते हैं कि लीड मेजर्स पर ध्यान केंद्रित रखने का अंतिम चरण है महत्वपूर्ण लक्ष्य वाली हर टीम की नियुक्ति मुलाकातों का सिलसिला बनाकर रखना। इन मुलाकातों के दौरान टीम के सदस्यों को अपना स्कोर बार देखना होगा। अगली मुलाकात से अब पहले अपना स्कोर सुधारने के लिए ज़रूरी कदम उठाने की प्रतिज्ञा लेनी होगी और यह बताना होगा कि पिछली मुलाकात में उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी उनका क्या हुआ। यह समीक्षा मात्र कुछ मिनटों की भी हो सकती है, पर इसके असली प्रभाव को महसूस करने के लिए ज़रूरी है कि यह नियमित रूप से हो। 4DX के लेखकों के अनुसार यह अनुशासन है, पर वास्तव में कार्य पर अमल किया जाता है। अपने व्यक्तिगत गहन कार्य की ओर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यक्ति के आसपास आमतौर पर ऐसी कोई टीम नहीं होती जिसके साथ उसे मुलाकात करनी पड़े, पर इससे नियमित रूप से जवाबदेही होने की ज़रूरत ख़त्म नहीं हो जाती। मैंने इस किताब में कई स्थानों पर यह चर्चा की है, साथ ही यह सलाह दी है कि आपको सप्ताह में एक बार अपने काम की समीक्षा करने की आदत विकसित करनी चाहिए। इस समीक्षा में आप अगले सप्ताह की योजना तैयार करेंगे। नियमित 4 देखें। 4DX के साथ अपने प्रयोग के दौरान मैं हर सप्ताह समीक्षा कर सकता हूं, ताकि अपने स्कोरबोर्ड पर गौर करके अच्छे गुजरे सप्ताहों का जश्न मना सकूं, बुरे गुजरे सप्ताहों के पीछे का कारण समझ सकूं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह पता कर सकूं कि आने वाले दिनों में एक अच्छा स्कोर कैसे सुनिश्चित किया जाए। इसी के चलते अपने लीड मेजर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैंने अपने शेड्यूल में बदलाव किया, जिससे मुझे अपने गहन कार्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मदद मिली। अगर मैं हर सप्ताह समीक्षा नहीं करता तो ये संभव नहीं हो पाता। 4DX की रूपरेखा इस मूल बात पर आधारित है कि कार्य पर अमल करना रणनीतियाँ बनाने से ज़्यादा मुश्किल होता है। सैकड़ों मामलों का अध्ययन करने के बाद इसके आविष्कार कुछ ऐसे मूल अनुशासनों को पहचानने में कामयाब हो गए जो इस मुश्किल से पार पाने में कारगर नज़र आ रहे थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यही सारे अनुशासन गहन कार्य की आदत विकसित करने के आपके व्यक्तिगत लक्ष्य पर भी समान प्रभाव डाल सकते हैं। आखिर में एक बार फिर मेरा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, जब मैंने पहली बार 4DX को अपनाया तो 2013-14 के शैक्षणिक वर्ष में 5 ऐसे शोध पत्र प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा जिनकी समीक्षा मेरे कार्य क्षेत्र के साथ ही कर चुके हो। पिछले साल मेरे द्वारा प्रकाशित 4 शोध पत्रों मेरी एक ऐसी उपलब्धि जिन पर मुझे गर्व था के मुकाबले यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। 4DX प्रयोग के दौरान लक्ष्य को लेकर मेरी स्पष्टता और मेरे लीड मेजर स्कोरबोर्ड के सरल लेकिन अपरिहार्य फीडबैक के चलते मैं गहनता के उस स्तर पर पहुंच गया जिसे मैंने पहले कभी हासिल नहीं किया था। आज जब मैं उस पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं था कि मेरे गहन कार्य सत्र की तीव्रता बहुत बढ़ गई थी, बल्कि अगर कुछ बढ़ा था तो वह थी गहन कार्य सत्रों की नियमितता।
हालांकि शोध पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के आसपास मेरा गहन सोच विचार ज़रूरत से ज़्यादा सुगम हो जाता था, पर 4DX की आदतें ने मुझे पूरे शैक्षणिक वर्ष में एकाग्र बनाए रखा। मुझे स्वीकार करना होगा कि यह एक थका देने वाला साल रहा, खास तौर पर इसलिए कि क्योंकि मैं उस समय अपनी यह किताब भी लिख रहा था। इसके साथ साथ इस साल की यह स्पष्टता हो गया कि मैं 4DX की रूपरेखा का समर्थक हूँ। सन 2014 की गर्मियाँ आते आते मेरे 9 शोध पत्र प्रकाशक के लिए बन चुके थे। यह संख्या पिछले साल द्वारा मेरे प्रकाशोत्तर पत्रों से दुगुनी थी। आलसी बने। सन 2012 में निबंधकार और कार्टूनिस्ट टिम क्रेडर ने न्यूयॉर्क टाइम्स ब्लॉग में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने अपना वर्णन एक यादगार अंदाज में किया। मैं व्यस्त व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सबसे आलसी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हूँ। हालांकि यह लेख के बारे में अगले कुछ महीनों में उन्मादपूर्ण ढंग से काम करने के प्रति क्रेडर की यह रुचि मुश्किल में आ गई। वे इस अवधि का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। व्यावसायिक दायित्व के चलते मैं बुरी तरह व्यस्त रहने लगा। हर रोज़ सुबह मेरा इनबॉक्स ऐसे मेरे ईमेल से भरा मिलता जिनमें मुझे ऐसे काम करने के लिए कहा जाता जिन्हें मैं नहीं करना चाहता था, और फिर ईमेल्स में ऐसी समस्या का वर्णन होता जिनका समाधान अब मेरी जिम्मेदारी होती। तो अपनी इस परेशानी को उन्होंने क्या हल निकाला। वे एक अज्ञात स्थान पर चले जाते हैं जहाँ ना टीवी है ना इंटरनेट। वहाँ इंटरनेट के लिए लाइब्रेरी में जाना पड़ता था जो इतनी दूर थी कि वहाँ पैदल नहीं जाया जा सकता था। वहाँ वे अपना जीना मुश्किल करने वाले उन छोटे छोटे वाहियात किस्म के दायित्व से बच सकते थे जो यूँ तो उन्हें हानिकारक नज़रअंदाज आते थे पर आखिरकार उनकी गहन कार्य की आदत के लिए बहुत नुकसानदेह थे साबित हो रहे थे। अपने उस अनुभव के बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि मुझे वहाँ के बटरकप्स, पीले रंग के फूलों वाला एक पौधा जो मूलतः उत्तरी यूरोप में पाया जाता है, खटमल और आसमान में चमकते सितारे आज भी याद हैं। उस दौरान मैंने खूब पढ़ा और महीनों बाद सच्चे ढंग से लेखन किया। हमारे उद्देश्य के संदर्भ में यह समझना जरूरी है कि कार्टूनिस्ट टिम क्रेडर अमेरिकी निबंधकार और दार्शनिक हेनरी डेविड थोरो जैसे नहीं थे। डेविड थोरो प्रकृति की गोद में सरल जीवन जीने के उद्देश्य से 2 साल के लिए जंगल में रहने चले गए थे। अपने इस अनुभव पर उन्होंने वाइल्ड लाइफ इन द वुड शीर्षक से एक किताब भी लिखी। क्रेडर थोरो की तरह एक जटिल सामाजिक समालोचना को रेखांकित करने के लिए अपना व्यस्त शहरी जीवन छोड़कर नहीं गए थे। क्रेडर का एक अज्ञात स्थान पर जाना वास्तव में उनकी एक आश्चर्यजनक पर व्यवहारिक अंतर्दृष्टि से प्रेरित था, जिसकी मदद से वे अपने काम के मामले में बेहतर हो गए। इस बारे में क्रेडर्स का स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार है। आलस कोई अवकाश, भोग विलास या दोष नहीं है। ये हमारे मस्तिष्क के लिए उतना ही अनिवार्य है जितना हमारे शरीर के लिए विटामिन डी। जब हम इससे वंचित रह जाते हैं तो हम किसी मानसिक यातना से गुजारना पड़ता है जो सीक्रेट सूखा, जिसमें हड्डियाँ कमजोरी हो जाती हैं, की तरफ हवाएं होती है। भले ही यह बात विरोधाभासी लगे, पर किसी भी काम को पूरा करने के लिए आलस जरूरी है। जब क्रेडर को काम पूरा करने की बात करें तो निश्चित रूप से वे सतही कामों के संदर्भ में बात नहीं कर रहे होते हैं। आप सतही काम को पूरा करने में जितने ज़्यादा समय तक डूबे रहेंगे उतना ही ज़्यादा काम पूरा कर सकेंगे। हालांकि एक लेखक और कलाकार होने के नाते क्रेडर की चिंता गहन कार्य को लेकर, वे गहन कार्य यानी गंभीर प्रयास जिनसे उन चीज़ों की रचना होती है जिन्हें दुनिया महत्व देती है। वे इस बात को लेकर आश्वस्त है कि इन प्रयासों के लिए ऐसे दिमाग की जरूरत होती है जिसे नियमित रूप से आराम मिलता है। इस रणनीति के पीछे तर्क यह है कि आपको क्रेडर के दिखाए रास्ते पर चलते हुए अपने कामकाजी दायित्व से नियमित रूप से मुक्त होकर स्वतंत्रता का अनुभव करते रहना चाहिए। इससे आपको उस आलस का अनुभव मिलता है जो विरोधाभासी ढंग से गहन कार्य पूरा करने के लिए ज़रूरी है। उस उद्देश्य को पूरा करने के कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए आप क्रेडर के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ समय के लिए भीड़ भाड़ वाली दुनिया और सतही कार्य से बिल्कुल दूर किसी अज्ञात स्थान पर जाकर रह सकते हैं, पर यह विकल्प अधिकतर लोगों के लिए व्यवहारिक नहीं है। इसके बजाय मैं आपके सामने एक व्यवहारिक और काफ़ी शक्तिशाली किस्म का विकल्प रखना चाहता हूँ। हर रोज़ शाम को अपना कार्य खत्म करने के बाद अगली सुबह तक कामकाजी जीवन के जुड़ी सारी चीज़ों को भूल जाइए। डिनर के बाद मेल चेक करना, काम से जुड़ी चर्चाएं और संवाद को बार बार याद करना और किसी आने वाली चुनौती से निपटने की योजना पर विचार करना। दिन का अंत होते ही इन सब चीज़ों का भी अंत कर दें। काम से जुड़े हर मसले पर सोचना बंद कर दें। अगर आपको काम निपटाने के लिए और अधिक समय चाहिए तो ले लें, पर दिन खत्म होने के साथ आपके मन को काम का संबंधी विचारों से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए।
ताकि आप भी क्रेडर की तरह बटरकप्स, खटमल और आसमान में चमकते सितारों का आनंद ले सकें। इस रणनीतिक सहयोगी नियुक्तियों का वर्णन करने से पहले मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि दिन के अंत में कामकाज बंद कर देना महत्वपूर्ण परिणाम हासिल करने की आपकी क्षमता के लिए लाभदायक क्यों होगा। हाँ, यह सही है कि हमारे पास टीम क्रेडर का उदाहरण है, पर यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि इस लाभ के पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है। संबंधित साहित्य की पड़ताल से इस लाभ के 3 संभावित स्पष्टीकरण सामने आते हैं, जो इस प्रकार हैं। दिन के अंत में सुकून भरा समय बिताना अंतर्दृष्टि विकसित करने में सहायक होता है। साइंस नामक पत्रिका में प्रकाशित सन 2006 के एक शोध पत्र के इस अंश पर गौर करें। वैज्ञानिक साहित्य निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श करने के फायदों पर हमेशा से जोर देता आया है। यहाँ इस सवाल पर चर्चा हो रही है कि क्या यह उचित दृष्टिकोण है। हमारा अनुमान है कि यह उचित दृष्टिकोण नहीं है। इस सीधे से कथन के पीछे एक साहसिक दावा छिपा हुआ है। डच मनोवैज्ञान AP डेज केस्टरहुइस के नेतृत्व में इस अध्ययन के लेखकों ने यह साबित करने का उद्देश्य तय किया कि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन्हें अचेतन मन के भरोसे छोड़ देना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन पर सक्रिय विचार विमर्श करने से बदतर परिणाम ही सामने आते हैं। इसलिए बेहतर है कि ऐसे निर्णयों से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को अपने मन में बिठाकर किसी और काम में व्यस्त हो जाए और बाकी सब अचेतन मन पर छोड़ दें। मनोविज्ञान AP डेज केस्टरहुइस ने इस विषय पर एक प्रयोग किया। उन्होंने प्रयोग में हिस्सा लेने वाले को कार खरीदने जैसे जटिल निर्णय के बारे में सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने प्रयोग में हिस्सा लेने वाले आधे प्रतिभागियों की इस जानकारी पर सोच विचार करने के बाद ही निर्णय लेने को कहा, जबकि बाकी आधे प्रतिभागियों को ये सारी जानकारी देने के बाद कुछ आसान पहेलियाँ दे दी गई ताकि उनका ध्यान भटकाया जा सके, और फिर उन्हें बिना देर के इस बारे में अपना आखिरी निर्णय देने के लिए कहा। प्रतिभागियों के दोनों समूह में से उस समूह ने बेहतर प्रदर्शन किया जिनका ध्यान भटकाया गया था। इस प्रकार के प्रयोगों के सामने आए निरीक्षणों की मदद से मनोविज्ञान AP डेज केस्टरहुइस और उनकी टीम ने अचेतन विचार का सिद्धांत UTT ऑक्सन थॉट थ्योरी को सामने रखा। यह सिद्धांत यह समझाने का प्रयास करता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में चेतन और व अचेतन विचार विमर्श क्या भूमिका निभाता है। एक उच्च स्तर पर यह सिद्धांत कहता है जैसे निर्णयों के मामले में यह सख्त नियम लागू करना जरूरी होता है, उसमें चेतन मन को शामिल होना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर आपको कोई गणना करनी है तो सही परिणाम हासिल करने के लिए जरूरी गणितीय नियम का उपयोग सिर्फ आपका चेतन मन ही कर सकता है। दूसरी ओर जिन निर्णयों में बहुत सारी जानकारी और कई अस्पष्ट और शायद परस्पर विरोधी नियम कायदों का ध्यान रखना पड़ता है, उनसे आपका अचेतन मन ही सबसे अच्छी तरह निपट सकता है। अचेतन विचारों के सिद्धांत की परिकल्पना के अनुसार इसका कारण यह है कि आपके दिमाग के इन क्षेत्र की न्यूरोनल बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में सोच विचार के चेतन क्षेत्रों के मुकाबले अधिक सूचना और जानकारियों का स्थानांतरण संभव हो जाता है। इसके चलते अपेक्षाकृत कई अधिक कारगर समाधान मिलने की संभावना होती है। इस सिद्धांत के अनुसार आपका चेतन मन आपके घर में दौलत मौजूद उस कंप्यूटर के समान है जिसमें आप कुछ सीमित समस्या का सही जवाब देने वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चला सकते हैं, जबकि आपका अचेतन मन गूगल के विशिष्ट डाटा केंद्रों की तरह है जहां सांख्यिकी एल्गोरिथम आश्चर्यजनक ढंग से कई टेराबाइट की असंगठित सूचना और जानकारी को खंगालकर मुश्किल सवालों के उपयोगी जवाब आपके सामने प्रस्तुत कर देती है। इस किस्म के शोध का निहितार्थ यही है कि अपने चेतन मन को विश्राम देने से आपका अचेतन मन आपके व्यावसायिक जीवन के सबसे जटिल चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि दिन के अंत में कामकाज बंद कर देने से आदत की उत्पादक कार्य करने की समावधि कम हो जाती है, बल्कि आप जो भी करते हैं उसमें इसके चलते विविधता आती है। कारण नंबर 2, दिन के अंत में सुकून भरा समय बिताने की से गहन कार्य के लिए जरूरी ऊर्जा दोबारा बढ़ जाती है। सन 2008 में साइकोलॉजिकल साइंस नामक पत्रिका में प्रकाशित एक शोध पत्र में एक आसान प्रयोग का वर्णन है। यह शोध पत्र का हवाला अक्सर दिया जाता है। इस प्रयोग में शामिल प्रतिभागियों को 2 समूह में बांट दिया जाता है। पहले समूह को मिशिगन के एन आर्बर शहर में स्थित एक वनस्पति वाटिका के परिसर में बनी लकड़ी के रास्ते पर चहलकदमी के लिए कहा जा गया। यह प्रयोग भी इसी स्थान पर किया गया था, जबकि प्रतिभागियों के दूसरे ग्रुप को शहर के एक व्यस्त इलाके के रास्ते पर चहलकदमी के लिए कहा गया। दोनों समूहों को बैकवर्ड डिजिट स्पिन नामक एक ऐसा कार्य सौंपा गया जिसमें एकाग्रता भंग होती रहती है। इस अध्ययन से सामने आया कि मुख्य निष्कर्ष यह था कि प्रकृति के बीच चहलकदमी करने वाले समूह का प्रदर्शन 20% बेहतर रहा। इसके बाद
अगले सप्ताह इन्हीं प्रतिभागियों का एक बार फिर से बुलाकर यही प्रयोग किया गया। बस फर्क यह था कि जिस समूह को पिछले सप्ताह प्रकृति के बीच चहलकदमी करते हुए काम करने को कहा गया था, उससे इस बार शहर के व्यस्त इलाकों में भेज दिया गया, और जिस समूह को पिछली बार शहर भेजा गया था, उसे इस बार प्रकृति के बीच रहने को कहा गया। इस बार भी उस समूह ने प्रदर्शन बेहतर किया जिसने प्रकृति में काम किया था। स्पष्ट था कि प्रदर्शन कैसा होगा इस पर प्रतिभागियों का नहीं, बल्कि इस वास्तविकता का नियंत्रण था कि किस समूह को प्रकृति के बीच चहलकदमी करते हुए काम करने का मौका मिलता है। यह उन तमाम अध्ययनों में से एक है जो अटेंशन रिस्टोरेशन थ्योरी ART ध्यान बहाली का सिद्धांत को मान्यता देता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति के बीच समय बिताने से आपका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार आता है। ध्यान के कमजोर पड़ने की अवधारणा से जुड़े सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले 1980 के दशक में मिशिगन यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक रेचल कैपलॉन और स्टीफन कैपलॉन ने किया था। स्टीफन ने मार्क परमैन और जॉन जेनाइट्स के साथ मिलकर 2008 के उस अध्ययन का सह लेखन भी किया था जिसका उल्लेख यहाँ किया गया है। ध्यान बहाली सिद्धांत के अनुसार एकाग्रता के लिए निर्देशित ध्यान के लिए ज़रूरी होती है। यह एक सीमित संस्थान है, अगर आप इसे ख़त्म कर देंगे तो फिर आपको एग्राक होने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अपने उद्देश्य के संदर्भ में निर्देशित ध्यान के इस संसाधन को हम यह इस नियम की शुरुआत में उल्लेखित मनोवैज्ञानिक रॉय बेमिस्टर द्वारा बताया गया इच्छा शक्ति के सीमित भंडार की तरह देख सकते हैं। सन 2008 में उस अध्ययन के अनुसार शहर के एक व्यस्त इलाकों में चहलकदमी करने के लिए आपको निर्देशित ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि वहाँ आपके दिमाग के कोई जटिल काम करने के लिए होते हैं, जैसे ट्रैफिक से बचते हुए सड़क कैसे पार की जाए और रास्ते को घेर कर खड़े लोगों के बीच कैसे निकाला जाए वगैरह। सिर्फ 50 मिनट तक एकाग्रता के साथ यह कार्य करने के बाद पाया गया कि प्रतिभागियों का निर्देशित ध्यान कम हो गया है। इसके विपरीत प्रकृति के बीच टहलने से आपका सामना उस चीज़ों से होता है जिसे मार्क ब्यूमन सूर्यास्त के उदाहरण का उपयोग करते हुए स्वाभाविक रूप से उत्कर्षक उत्तेजना कहते हैं। यह उत्तेजना ध्यान को सामान्य रूप से आकर्षित करती है, जिससे निर्देशित ध्यान विधि से पूर्ति का मौका मिलता रहता है। इस बात को दूसरे ढंग से कहें तो जब आप प्रकृति के बीच चहलकदमी कर रहे होते हैं तो अपने ध्यान को किसी निश्चित दिशा में निर्देशित करने से मुक्त होते हैं, क्योंकि वहाँ आपको चुनौतियों का सामना कम ही करना पड़ता है, जैसे भीड़भाड़ इलाकों रास्तों को पार करना। साथ ही वहाँ अनुभव हो रही कई दिलचस्प उत्तेजनाओं आपके मन को इतना व्यस्त तो रखती है कि वह सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित करने की जरूरत को अनदेखा कर सके। इस अवस्था में आपके निर्देशित ध्यान के संसाधन को पुनः पूर्ति का समय मिल जाता है। इस तरह 15 मिनट तक पुनः पूर्ति के बाद प्रयोगों में शामिल प्रतिभागियों की एकाग्रता बढ़ी हुई पाई गई। हम निश्चित रूप से यह तर्क दे सकते हैं कि घर के बाहर रहकर सूर्यास्त का आनंद उठाने से लोगों का मूड अच्छा हो जाता होगा। जब मूड अच्छा होता है तो इंसान इस तरह के कार्य में अच्छा प्रदर्शन ही करता है। पर प्रयोगकर्ता ने पीड़क अंदाज में एन बार्बर शहर की भीषण सर्दी से यह प्रयोग दोबारा करके इस अवधारणा को खारिज कर दिया। बर्फीली सर्दी में बाहर चहलकदमी करने से प्रतिभागियों का मूड अच्छा नहीं हुआ, पर इसके बावजूद उन्होंने एकाग्रता संबंधी कार्य में अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे उद्देश्यों के संदर्भ में निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है कि अटेंशन रिस्टोरेशन थ्योरी ART सब ध्यान बहाली का सिद्धांत में निहित अर्थों का विस्तार प्रकृति के लाभों से परे होता है। इस सिद्धांत का मुख्य तंत्र यह है कि अगर आप यह गतिविधि बंद कर दें तो ध्यान को निर्देशित करने की अपनी दक्षता को दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रकृति के बीच चहलकदमी करने से मानसिक राहत मिलती है, पर यह भी सच है कि ऐसा राहत हर उस आरामदायक गतिविधि में मिलती है जिसमें आपको स्वाभाविक रूप से आकर्षक उत्तेजना और निर्देशित एकाग्रता से मुक्ति मिलती है। किसी दोस्त के साथ यूं ही गपशप करना, संगीत सुनते हुए अपना डिनर तैयार करना, अपने बच्चों के साथ खेलना, सेहत के लिए हर रोज़ नियमित रूप से दौड़ने जाना, वे सारी चीज़ें जो आप दिन के अंत में कामकाज बंद करने के बाद करते हैं। ऐसी हर गतिविधि की आपके ध्यान को सुधारने में वही भूमिका है जो प्रकृति के बीच चहलकदमी करने की है। दूसरी ओर अगर आप बार बार ईमेल चेक करके जवाबी ईमेल भेजकर अपने आनंद में शाम में खलल डालते हैं और डिनर के बाद किसी डेडलाइन के चक्कर में घंटों बैठकर काम करते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप अपने निर्देशित ध्यान केंद्र को निरंतर होने वाले आराम से वंचित कर रहे हैं, जबकि यह आराम ध्यान के पूर्वाभ्यासी की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है। भले ही आराम के क्षणों में भी काम करें या कल कुछ ही देर के लिए ही पड़े, पर इससे आप आराम के उस गहनतम स्तर तक पहुंचने से वंचित रह जाते हैं जहां ध्यान की पुनः वापसी संभव हो सकती है। जब आप इस बात को लेकर निश्चित होते हैं तब आपको अगला दिन शुरू होने से पहले काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तभी आप अपने दिमाग के उस गहन स्तर पर आराम करने के लिए राजी कर सकते हैं जहाँ वे अगले दिन के लिए खुद को रिचार्ज करता है।
दूसरे शब्दों में कहें तो शाम को आराम करने के बजाय थोड़ा बहुत काम निपटाने की कोशिश से अगले दिन आपकी प्रतिभाशीलता इस हद तक कम हो सकती है कि आप सामान्य से भी कम काम करते हैं। कारण नंबर 3, शाम को आराम के बजाय आप जो काम करते हैं वह आमतौर पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। दिन भर काम करने के बाद शाम को काम करने के पीछे जो आखिरी तर्क है उसके लिए हमें एक बार फिर सुविचार अभ्यास का सिद्धांत डेलिबरेट प्रैक्टिस थ्योरी के आविष्कारक एडर्स एरिक्सन की ओर लौटना होगा। शायद आपको याद होगा, इस किताब में खंड 1 में हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि डेलिबरेट प्रैक्टिस थ्योरी का अर्थ है कोई कौशल विकसित करने के लिए अपनी क्षमताओं को व्यवस्थित रूप से उनकी आखिरी सीमा तक बढ़ाना। किसी भी कार्य में महारत हासिल करने के लिए यह गतिविधि जरूरी होती है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, गहन कार्य और सुविचारित अभ्यास ये दोनों एक दूसरे को अक्सर ओवरलैप करते रहते हैं। अपने उद्देश्य के संदर्भ में हम यहाँ सुविचारित अभ्यास को ज्ञान के लिहाज से मुश्किल कार्यों के लिए सामान्य उद्देश्य के विकल्प के रूप में देख सकते हैं। सन 1933 के एरिक्सन ने इसी विषय में द रोल ऑफ डेलिब्रेट प्रैक्टिस इन द एक्सिक्यूशन ऑफ एक्सपर्ट परफॉर्मेंस शीर्षक में एक मौलिक पत्र प्रकाशित किया, जिसका एक भाग इस बात की समीक्षा के लिए समर्पित था कि वैज्ञानिक साहित्य के अनुसार मानसिक रूप से मुश्किल कार्य करने की व्यक्ति की क्षमता क्या है। एरिक्सन ने स्पष्ट किया कि कोई नौसिखिया एक दिन की अवधि में सिर्फ 1 घंटे तक गहनता से एकाग्र रह सकता है, जबकि एक विशेषज्ञ 4 घंटे तक गहन रूप से एकाग्र रह सकता है। इससे ज़्यादा समय तक एकाग्र रहना दुर्लभ मामलों में ही संभव हो पाता है। उदाहरण के लिए, इस विषय पर एक अध्ययन में बर्लिन यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट में प्रशिक्षण ले रहे समाज के अभिजात वर्ग के वायलिन वादकों के एक समूह के अभ्यास संबंधी आदतों को सूचीबद्ध किया गया। इस अध्ययन से पता चला कि वे वायलिन वादक प्रतिदिन औसत 3.5 घंटे का समय विचारपूर्ण अभ्यास करते हुए बिताते हैं, और यह अवधि आमतौर पर 2 हिस्सों में बटी होती है, जबकि इनके मुकाबले कम निपुण वादक गहनता की अवस्था में अपेक्षा से कम समय बिताते हैं। इन परिणामों का अर्थ यह है कि आपके पास एक दिन की अवधि में गहन कार्य करने के लिए एक सीमित क्षमता होती है। अगर आप अपने शेड्यूल को लेकर सावधानी बरतते हैं, उदाहरण के लिए उस किस्म की उत्पादकता संबंधी रणनीतियों का उपयोग करने जिनका उल्लेख नियम 4 में किया गया है, तो अपने कार्य दिवस के दौरान ही गहन कार्य करने की अपनी प्रतिदिन की क्षमता पर पूरा उपयोग कर सकेंगे, जिसका अर्थ यह हुआ कि शाम होने के बाद आप प्रभावशाली ढंग से गहन कार्य जारी रखने की अपनी सीमा पार कर चुके होंगे। यानी रात के समय आप जो भी कार्य करेंगे वह उस अति मूल्यवान गतिविधि की श्रेणी में नहीं आएगा जिससे आपको अपने करियर में वाकई लाभ मिलता है, बल्कि रात के समय काम करने के आपके सारे प्रयास उन सतही कार्यों तक ही सीमित रह जाएंगे जो कम मूल्यवान हैं, जिन्हें निम्न ऊर्जा स्तर के साथ पूरा किया जा सकता हो। दूसरे शब्दों में कहें तो शाम को काम करने की योजना स्थगित करके आप किसी महत्वपूर्ण चीज़ से नहीं चूक रहे हैं। यहाँ जिन कारणों का वर्णन किया गया है वे एक निश्चित बिंदु पर अपना कार्य दिवस समाप्त करने की सहज रणनीति का सहयोग करते हैं। आइए अब कार्य पर अमल करने संबंधी कुछ बातों पर विस्तार से चर्चा करके अपने निष्कर्ष तक पहुँचना शुरू करते हैं। इस रणनीति के साथ सफल होने के लिए सबसे पहले आपको इस वचनबद्धता को स्वीकार करना होगा कि अपना कार्य दिवस समाप्त होने के बाद आप अपने काम से जुड़ी किसी भी छोटी सी चीज़ को अपने ध्यान क्षेत्र में आने नहीं देंगे। इसमें खास तौर पर ईमेल चेक करना और काम से जुड़ी वेबसाइट विजिट करना भी शामिल है। दोनों ही मामले में काम से जुड़ी चीज़ों द्वारा आपके ध्यान क्षेत्र में की गई छोटी सी भी घुसपैठ आपका ध्यान भटकाने का एक सिलसिला शुरू हो सकता है, जो दिन के अंत में कामकाज बंद कर देने के उन फायदों को बाधित कर सकता है जिनके बारे में आपको पहले बताया गया था। उदाहरण के लिए ज़्यादातर लोग इस अनुभव से परिचित होंगे जिसमें हम रविवार को छुट्टी के बावजूद कामकाजी जीवन से जुड़ा कोई चेतावनी भरा ईमेल देख लेते हैं और फिर पूरे सप्ताह उसके संभावित परिणामों के बारे में सोच कर घबराते रहते हैं। इसी रणनीति का सफल होने का एक और महत्वपूर्ण वचन बनता है अपनी सफलता की संभावना बढ़ाने के उद्देश्य से अपने दिन के अंत में कामकाज बंद कर देने का जो नियम बना रखा है उसके सहयोग करने की वचनबद्धता। विस्तार से कहें तो इस नियम में यह सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि हर अधूरे कार्य, लक्ष्य और प्रोजेक्ट की सीमा करने के बाद आपने इस बात की पुष्टि की है तो आपके पास उसे पूरा करने की क्या दृढ़ योजना है, या फिर सही समय आने पर उस पर एक बार फिर से विचार किया जाएगा। यह प्रक्रिया एक एल्गोरिदम होनी चाहिए, यानी एक के बाद एक ऐसी कई चरणों की श्रृंखला जिन्हें आप हमेशा उठाते हैं। जब आप यह कर लें तो इससे पूरा होने का संकेत देने वाला एक वाक्य कहें, जैसे मैं अपने इस नियम की समाप्ति पर कहता हूँ कि आखिरकार आज का काम खत्म हुआ।
हालांकि यह आखिरी चरण जरा बनावटी किस्म का लगता है, लेकिन इससे आपके दिमाग को यह संकेत मिलता है कि अब अगला दिन शुरू करने में जितना समय बचा है उतने समय के लिए काम काज संबंधी विचारों को भुलाया जा सकता है। इस सुझाव को और अधिक ठोस बनाने के लिए मैं आपको दिन के अंत में कामकाज बंद कर देने के अपने नियम के बारे में बताता हूँ, जिसे मैंने अपनी डॉक्टरेट का विवरण लिखने के दौरान विकसित किया था। इसके बाद मैंने इसे अपने जीवन में किसी न किसी रूप में हमेशा ही लागू किया है। अपने इस नियम तक मैं बंद करने से पहले अपने ईमेल पर आखिरकार बार गौर कर लेता हूँ, ताकि अगर कोई महत्वपूर्ण ईमेल इसका जवाब तत्काल भेजना शुरू जरूरी है तो भेजा जा सके। इसके बाद मैं अपने दिमाग में चल रहे सभी कार्यों और दिन भर में बिताए गए उन सारे कार्यों को अपने अगले दिन की आधिकारिक सूची में जोड़ देता हूँ, जिन्हें अभी पूरा किया जाना बाकी है। अपने कार्यों की सूची बनाने के लिए मैं गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इससे मुझे सुविधा रहती है कि मैं इसे किसी भी कंप्यूटर पर कभी भी खोल कर दे सकता हूँ। हालांकि इस मामले में टेक्नोलॉजी हर बार उचित नहीं हो सकती। ऐसी सभी सूचियों को खोलने के बाद मैं उनमें उल्लेखित हर कार्य को गौर से पढ़ देता हूँ और फिर अपने कैलेंडर में अगले कुछ दिनों के कार्यक्रम पर नज़र डालता हूँ। इन दिनों चीज़ों को यह सुनिश्चित हो जाता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ भूल तो नहीं रहा जिस पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत हो, और कोई ऐसी महत्वपूर्ण डेडलाइन या अपॉइंटमेंट तो नहीं है जिसे अभी निपटाना ज़रूरी हो। इस बिंदु तक आते आते मैं अपने कामकाजी समय सारिणी की हर चीज़ की समीक्षा कर चुका हूँ। अंत में मैं इस पूरी जानकारी का इस्तेमाल करके अपने अगले दिन की योजना बना लेता हूँ। एक बार जब यह योजना बन जाती है, उसके बाद आखिर मैं कहता हूँ आखिरकार आज का काम खत्म हुआ। मैं इस तरह अगला दिन शुरू होने तक के लिए व्यावसायिक जीवन से जुड़े सारे विचार से मुक्त हो जाता हूँ। दिन के अंत में कामकाज जीवन का नियम बनना चाहिए। यह धारणा पहली नज़र में चरमपंथी किस्म की लगती है, पर इसके पीछे एक ठोस कारण है, ज़ीगार्निक प्रभाव। इस प्रभाव की यह नाम 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर के मनोवैज्ञानिक ब्लूमा ज़ीगार्निक के प्रायोगिक कार्य के लिए दिया जाता है। यह प्रभाव इस बात का वर्णन करता है कि अधूरे कार्य हमारा सारा ध्यान खींच लेते हैं और हम पर हावी हो जाते हैं। यह प्रभाव बताता है कि भले ही आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर शाम के 5 बजे ही आप अपना काम बंद करके यह घोषित कर दें कि अब कल के लिए मैं अपने काम से मुक्त हूँ, तो शायद आपको अपने व्यावसायिक मसलों से पूरी तरह ध्यान हटाने के लिए संघर्ष करना पड़े, क्योंकि ब्लूमा ज़ीगार्निक के प्रयोगों के अनुसार आपके जो काम अभी अधूरे हैं उनसे जुड़े विचार पूरी रात आपका ध्यान पाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे, और यह संघर्ष है जिसमें अक्सर उन्हें की जीत होती है। शुरुआत में ये चुनौती मुश्किल लग सकती है, जैसे कि हम नॉलेज वर्कर बता सकता हूँ कोई ना कोई काम हमेशा ही अधूरा ही रह जाता है। यह विचार सिर्फ एक खुशनुमा कल्पना ही है कि एक बिंदु पर आकर आप अपने सारे काम निपटा देंगे। सौभाग्य से किसी कार्य में अपना ध्यान हटाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसे पूरा किया जाए। इस मामले में हमारा बचाव करने की क्षमता सिर्फ एक ही व्यक्ति में है, मनोवैज्ञानिक रॉय बेमिस्टर, जिनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। अगला भाग अगले एपिसोड में।